एक कदम और आगे बढ़ेंगे और आज हमारा टॉपिक है एंग्लो अफगान एंड अनेक्सेशन ऑफ द सिंध। देखिए, अब तक आपने ये पढ़ लिया है कि अवध का अनेक्सेशन कैसे हुआ और विंध्य माउंटेन्स के ऊपर के रीजन हमने कैसे कैप्चर किया। अनदर एस्पेक्ट हमने उसमें देखा कि एंग्लो सिख वॉर कौन कौन सी थी, उसके तहत सिख अनेक्सेशन भी हो चुका है। इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब आप एंग्लो सिख के बारे में पढ़ते हैं तो तीन वॉर ऐसे हैं जो आपस में इंटीग्रेटेड हैं, जैसे सिंध का अनेक्सेशन, एंग्लो अफगान एंड एंग्लो सिख। ये तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड क्यों हैं, किस सेंस में है? क्योंकि तीनों के बीच में एक इंटरप्ले है। जब आप सिंध के बारे में बात करेंगे तो आपको बार बार महाराजा रणजीत सिंह का इंटरेस्ट नजर आएगा। जब आप अफगान के बारे में बात करेंगे तब भी आपको बार बार महाराजा रणजीत सिंह के साथ नजर आएंगे। तो ऐसे में जब आप अफगान वॉर पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि सिंध का किस वे में उसमें रोल था, वो रोल नहीं प्ले किया गया। उसके रिवेंज के बदले में ब्रिटिशर्स ये तर्क देते हैं कि हमने फिर सिंध को अनेक्स किया। ये सारी जगहें अपने आप काम करती रहेंगी और उस सीरीज़ को अच्छे से समझने के लिए हमारा आज का लेक्चर बहुत ज़रूरी है। जब आप आज का लेक्चर पढ़ेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 19वीं सेंचुरी के दौरान 1830 से लेकर के 1893 या एग्जैक्ट आप कहें 95 तक इंटरनेशनली दो बड़ी बिग पावर के बीच में, जैसे रशिया एंड ब्रिटेन के बीच में एक कन्फ्लिक्ट रहा और इस कंसेप्ट को कहते हैं द ग्रेट गेम। ये जो ग्रेट गेम कंसेप्ट चला पूरे लगभग 70 साल तक। वैसे पूरी 19वीं सेंचुरी डिवोटेड है एग्जैक्टली, इसकी बिगनिंग 1830 से मानी जाती है। इस दौरान दोनों कंट्रीज के बीच में हमेशा एक साइंटिफिक डिवाइडिंग लाइन ढूंढने का प्रयास किया गया कि कैसे दोनों एक दूसरे के इंट्रूजन से बच पाएँ, एनक्रोचमेंट से बच पाएँ। और इस सारी मुहिम में जो प्रे बना, जो शिकार हुआ, वो हुआ सेंट्रल एशियन रीजन, जिसमें अफगानिस्तान एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। वो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन अब समझते हैं, फिर सब समझ आएगा। वर्ल्ड का मैप निकालना है, पॉलिटिकल आप चलने दो। चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, जब आप बात इंडिया की करते हैं तो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जब 1849 में पंजाब का अनेक्सेशन हो गया था, तो मतलब कॉन्केस्ट, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वर्ड अनेक्सेशन, कॉन्केस्ट, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो पंजाब वैनक्विश किया गया, जीता गया, ठीक है, इसका कॉन्केस्ट हुआ। जब इसका कॉन्केस्ट हो गया 1849 में तो ये बन गया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। तो ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से जाने लगा। तो मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनका भारत में जितना भी मेन लैंड है उसे जीतने की प्रक्रिया खत्म हुई। इसके बाद भी एक प्रोसेस चलता रहेगा अफगान का, और फाइनली 1921 की पीस ट्रीटी के साथ, आप 1921 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की बात है, तो 1921 की पीस ट्रीटी के बाद अफगानिस्तान को इंडिपेंडेंस मिलेगा। किस तरह से वो इंडिपेंडेंस अकाउंट होता है इंटरनेशनल हिस्ट्री में, क्या मीनिंग है उस इंडिपेंडेंस के, कब वो इंडिपेंडेंस अपनी लूज कर गया था, कब ब्रिटिशर्स के अधीन आ गया था, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स के ऊपर, वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली द टॉपिक नेम इज एंग्लो अफगान रिलेशन। देखिए, अभी नेचुरल सी बात है, पाकिस्तान को आप जोड़ के रखो इंडिया में, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। और एक इम्पॉर्टेंट लाइन के बारे में आप पढ़ेंगे जिसको कहते हैं दुरंद लाइन। तो दुरंद लाइन आपसे पूछा जाएगा किसके बीच में है, तो जो ब्रिटिश इंडिया था और अफगानिस्तान था ये उसके बीच में है। तो मतलब आज की डेट में ये किसके बीच में होगी, तो आज की डेट में पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच में ही आती है, जिसको लेकर के अफगानिस्तान की बहुत सी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो इस लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, जिसकी वजह से वो ये मानते हैं कि जिस समय में ये कंक्लूड की गई हमारे स्टेट को उसमें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा आज हमारे पास आना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशन इसे रिकॉग्नाइज करता है। 1893 में ये मानी गई थी, एक्सेप्ट की गई थी मॉर्टिमर दुरंत के द्वारा, जो एक ब्रिटिश मैन, इसकी वजह से उसका नाम दुरंत लाइन पड़ता है। तो ये सारी कहानियाँ आज आपको क्लियर हो जाएंगी। एग्जैक्ट सिचुएशन ये है कि जब ये 1800 का टाइम आता है, उस टाइम तक मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टेट्स जो हैं वो या तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो चुके हैं ब्रिटिशर्स पे, या फिर बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज वो डायरेक्टली एक्वायर कर चुके हैं। तो ब्रिटिश भारत में आपको एक ब्रिटिश इंडिया नज़र आता है और एक ऐसे प्रिंसली स्टेट्स नज़र आते हैं जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पे डिपेंडेंट हैं, सब्सिडरी अलायंस और बाकी चीज़ें चल रही हैं। ये वेलेस्ली का टाइम था जिस समय तक वो काफ़ी बड़े हिस्से को अपने अधीन ले चुका था। ऐसे में अब
फ्रांस से नेपोलियन का टाइम बिगिन है और रशिया भी एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो नेपोलियन के द्वारा बार बार रशिया को ये प्रपोज किया गया कि हमें एक फ्रैंको रशियन फ्रंट बनाना चाहिए अगेंस्ट द ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, और हमें उसे दो एंड पर कंटेन करना चाहिए, एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट में और दूसरा जिस भी एशियन रीजन में वो अपनी एक्सपेंशन कर रहा है, हमें उसे वहाँ से उसे निकालना। अब ये जो फ्रैंको रशियन फ्रंट बनाने की बात बार बार नेपोलियन की तरफ से प्रपोज की जा रही थी, इसी चीज़ को लेकर के, चाहे फिर वो वेलेस्ली था उसकी नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिसी थी, या फिर बाद में 1809 के दौरान लॉर्ड मिंटो भारत में होंगे और लॉर्ड मिंटो के द्वारा उस समय बहुत सारी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई। तो 1809 वो पीरियड है जिस टाइम पर लाहौर के साथ, यानी कि रणजीत सिंह के साथ, काबुल के साथ, सिंध के साथ, ये सभी एरियाज के साथ आपने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। उसका रीज़न ये था कि आप अपना नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है उसे सिक्योर करना चाहते थे। आपको पता है 1809 में रणजीत सिंह के साथ भी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई। इसी समय में सिंध के अमीर, जो अमीर जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ भी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई। अफगानिस्तान के काबुल के साथ भी इसी समय ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई। तो ये सारे ट्रीटीज साइन करने का पर्पज़ ही ये था कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन सिक्योर रहे। ट्रीटीज ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई, कई समय तक चली भी, लेकिन उसके बाद वो वायलेट हुई जब जिन जिन स्टेट्स के साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की गई थी उनकी पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंजेस आते हैं। जब वो रूलर नहीं रहते जिनके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई, वो चेंज होते हैं, सक्सेसर्स आते हैं, या फिर एथनिसिटी चेंज हो जाती है, नए क्लैन गद्दी ले जाते हैं, उस टाइम पर जाकर के ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वायलेट होती है। और ये वही समय है जब रशिया हाई लेवल पर एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज अपना चुका होता है। समय आगे बढ़ता है, 1830 के अराउंड का टाइम आता है। रिपीटेडली जो थ्रेट्स मिल रहे थे भारत को, यानी कि भारत में बैठे हुए ब्रिटिशर्स को, कि फ्रांस का नेपोलियन रशिया के साथ मिलकर के कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा। नेपोलियन धीरे धीरे स्लो डाउन होता चला गया, वो थ्रेट तो वहाँ से खत्म होता चला गया, लेकिन रशिया की एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ती चली गई। अब रशिया को और ब्रिटेन को इस पर्टिकुलर एरिया में इंटरेस्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ब्रिटेन ऐसा मानता था कि वर्ल्ड लेवल पर वो एक सबसे पहली फ्री सोसाइटी देने वाली कंट्री है, कि ऐसी फ्री सोसाइटी किसी और कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उसका ऐसा मानना था कि वो सबसे इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्री हैं। उनका ये राइट बनता है कि वे जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर जाकर के उन्हें भी इकोनॉमिकली एंड कमर्शियली एडवांस बनाएं। ऐसा करने के लिए उन्हें ऐसा लगता था कि जो ट्राइबल रीजन हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के, उन ट्राइबल सोसाइटीज़ को अपलिफ्ट करने की जिम्मेदारी ब्रिटिशर्स के ऊपर है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड जो स्टीम पावर उनके पास है, जो इंडस्ट्रीज़ जो आयरन और बाकी मेटल का यूज़ वो कर सकते हैं, वो इन कंट्रीज़ के पास भी पहुंचना चाहिए और इन कंट्रीज़ को अपनी मार्केट के तौर पे डेवलप करना चाहिए। इन्हें पेनिट्रेशन करना ज़रूरी है। इनको पेनिट्रेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थी रिवर्स। ब्रिटिशर्स वर्ल्ड में जहाँ भी जाते थे वो रिवर के मैप को स्टडी किया करते थे और रिवर बेसिन अप्रोच को यूटिलाइज किया करते थे। एक बार अगर आप रिवर का बेसिन टारगेट कर लेते थे, उससे दो बेनिफिट आपको मिला करते थे। सबसे पहला एस्पेक्ट ये हुआ करता था कि रिवर बेसिन के नियर बाय एरिया ही एग्रीकल्चरली सुपीरियर हुआ करते थे और वहीं से आपको आपके रॉ मटेरियल डिराइव होते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता था कि वो जो रिवर है उसका इतना स्ट्रॉन्ग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, रोडवेज और रेलवेज बनाने का आपके पास ना टाइम होता था ना बजट होता था। उन रिवर्स के थ्रू आप स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस को चोक कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे। तो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस होता था, कमर्शियल इंपॉर्टेंस होता था, और अगर कोई कंट्री आपके अगेंस्ट किसी तरह की कोई स्ट्रेटेजिकल मूव करना चाहती है, आप उसे कंटेन कर सके, इस तरह के टैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी होता था। तो स्ट्रेटेजिकल, टैक्टिकल एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस से इंडस रिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई 1830s के अराउंड। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो इंडस रिवर जो है इस टाइम पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कमर्शियली, टैक्टिकली एंड स्ट्रेटेजिकली। अब इंडस रिवर का इंपॉर्टेंस में आना, कौन कौन से पर्सन रोल प्ले करेंगे उनके नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने वाला बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं लंदन में बेस्ड था। वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के इस टाइम पर जो डायरेक्टर हुआ करते थे उनका नाम था एलन ब्रो। उनके द्वारा भारत में कमान दी गई। भारत के गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को ये मैसेज कन्वे किया गया कि आप ड्यूटी लगाएं सर्वेयर के थ्रू और इंडस रिवर की सर्च की जाए, अच्छे से सर्वे मैपिंग की जाए। और ये ड्यूटी लगाई गई अलेक्जेंडर बर्न्स की। अलेक्जेंडर बर्न्स का नाम नहीं भूलना, इन्हें बर्न्स बुखारा भी कहते हैं और इन्हें सर्वेयर, इन्हें मैप पर बहुत सारे नाम इनको दिए गए हैं। इंडस रिवर को लेकर के ये काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे फेमस है। अलेक्जेंडर बर्न्स की ड्यूटी लगाई गई, उन्हें 2 स्टेप्स में 2 बार इंडस को सर्च आउट करने का मौका मिला। सबसे पहला उन्होंने जो सर्च आउट किया वो इंडस के मुंह से, माउथ से लेकर के वो लाहौर गए। प्रीटेक्स्ट ये दिया गया कि रणजीत सिंह को गिफ्ट दिए जाने हैं और हम आपको गिफ्ट देने के लिए आए हैं।
उसी टाइम पर जब इंदस में इनकी एंट्री हुई, इंदस माने सिंधु, और सिंध के नाम से जाने जाने वाला ये सिंध का इलाका, जब सिंध में उनकी एंट्री हुई तभी उसी समय के सिंध के जो अफगान लड़ाके या सिंध के जो बलूच लड़ाके हुआ करते थे, उनके द्वारा ये कह दिया गया था कि आपने हमारा देश देख लिया है और अब ये देश खत्म, आज के बाद अब ये आज़ाद नहीं रहेगा, आपके कदम यहाँ पड़ चुके हैं। तो उनके अंदाजे पहले से ही लग गए थे कि अब ये काम खत्म है, क्योंकि रिवर इन्होंने देख लिया इंदस। यही प्रोसीजर फॉलो करते हुए लाहौर पहुंचे, फिर आगे गए, काबुल से बुखारे तक की यात्रा की, तो पूरा का पूरा स्ट्रेच उन्होंने अच्छे से देख लिया और उन्हें पोटेंशियल पता लग गया कि सिंधु में कितनी ताकत है। क्यों? सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज आप देखिए, गोमल है, टोची है, स्वात है, काबुल है, उसके बाद इधर से श्योक है, ये सारी ट्रिब्यूटरीज आप अगर जोड़ लें और थोड़ा ऊपर चले जाए अगर, तो आपको अमू दरिया और सीर दरिया नदी के भी माउथ मिल जाते हैं, सॉरी सोर्सेज मिल जाते हैं। तो सीर दरिया और अमू दरिया को अगर आप एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर कोई लिमिट नहीं रह जाती, आप सेंट्रल एशिया के डीप चले जाते हैं। तो इस तरह का ये पूरा मैप उनके हाथ में आया कि ये एक पूरी लोकेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है। अगर हम अपनी बोट्स को स्टीम पावर के थ्रू, ये जो इंदस का सोर्स, इंदस का माउथ है अरेबियन सी में, यहाँ से अगर पेनिट्रेट करते हैं तो ये सारे के सारे रीजन हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं, और अगर एक बार ये रीजन हमारे कंट्रोल में आ गए तो हम रशिया को बखूबी रोक सकते हैं। ये क्लियर कहानी। तो ये उनकी मेन अप्रोच थी कि हम शुरुआत कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, हमारे जितने भी वेसल्स हैं स्टीम पावर्ड वो यहाँ पर चला करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर वार हेड्स लेकर के जाएंगे, धीरे धीरे आर्मी और अपनी कंटिजेंट्स को मूव करेंगे, और ग्रेजुअली हम इस रीजन को अपने गैरिसन्स के थ्रू स्ट्रेंथन करेंगे और कंटेन कर लेंगे किनको? रशियंस। सेकंड, रशिया के स्टेप पे भी चीज़ें की जा रही थी। वो क्या थी? रशिया लंबे समय से लगभग 1595 ऑनवर्ड्स ही इस पूरे एरिया यानी कि सेंट्रल एशियन रीजन में अपने ट्रेडिंग एजेंट्स के थ्रू अपने ट्रेडिंग पर्पस सॉल्व करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर ट्राइबल सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनमें मेनली पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटीज़ हुआ करती थी। वो किसी भी इंपीरियलिस्ट पावर के कमर्शियल एजेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करती थी। लंबे समय से रशिया के द्वारा किए जा रहे यह प्रयास, जिसके तहत उसके कमर्शियल एजेंट और उनके साथ आने वाले पॉलिटिकल एजेंट, जो इन लोगों को, सेंट्रल एशियंस को लगता था कि हमारी टेरिटरी को किसी ना किसी टाइम पर एक्वायर कर जाएंगे, तो इन लोगों के इस भय की वजह से ये उन्हें कैद करते रहे थे। तो इस समय तक रशिया के बहुत सारे कमर्शियल वेंडर्स कैद थे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अलग अलग, चाहे फिर वो उज़्बेकिस्तान था, चाहे खीवा था, चाहे बुखारा था, कोई भी टेरिटरी थी, सबने बड़े सारे रशियन ट्रेडर्स, रशियन कमर्शियल एजेंट्स कैद करके रखे हुए थे। तो रशिया के लिए सबसे पहला एक इशू ये था कि अपने उन कैद किए हुए ट्रेडर्स को छुड़वाना है। ये पहली आस्पेक्ट कि उन्हें हमें फ्री कराना है। दूसरा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, रशिया भी ये जान चुका था कि इंदस रिवर को सर्च आउट करने की कोशिश की जा रही है, उसे स्टडी किया जा रहा है। एक बार अगर ये हो गया तो ब्रिटेन काफ़ी स्ट्रेंथन हो जाएगा इस एरिया में। ये उसका दूसरा एजेंडा था कि वो भी ब्रिटेन को कंटेन करना चाहता था। तीसरा, वो ये सारे पर्टिकुलर एरिया को इसलिए होल्ड करना चाहता था क्योंकि कुछ मेन टेरिटरीज थी ऐसी, जैसे अफगानिस्तान, जैसे भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे तब हम कहते थे पंजाब का रीजन। तो ये सारे एरियाज अगर उसके होल्ड में आते हैं तो जितने भी वार्म वाटर्स अभी तक देखें तो रशिया के पास ईस्टर्न स्ट्रेचेस तो हैं, रशिया वेस्ट और साउथ में नहीं कर पा रहा एक्सपेंड, तो रशिया ने ईस्टवर्ड स्ट्रेच किया। और ये देखिए यहाँ पर व्लादिवोस्टॉक, तो ये रशिया का मेन पोर्ट हुआ करता था। अब यहाँ पर उसे यूरोपियंस की कन्फ्रंटेशन ब्रिटिशर्स की नहीं मिली। उसका रीज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स के ट्रेडिंग लिंक यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जब उनके ट्रेडिंग लिंक यहाँ पर है तो यहाँ पर उन्हें कोई थ्रेट नहीं है रशिया से। इस वजह से उन्होंने यहाँ तक डेवलप होने से रोका भी नहीं रशिया को। तो रशिया इसी कंपल्शन की वजह से कि वो साउथ और वेस्ट नहीं जा सकता, वो यहाँ से शुरू होकर ईस्ट जा रहा है और ईस्ट तक की ये टेरिटरीज उसने ले ली। लेकिन उसकी वो जो एक इच्छा है कि उसे वार्म वाटर्स में एंट्री चाहिए, उसे वो बंदरगाह चाहिए जिससे वो इन साउथ एशियन कंट्रीज के साथ व्यापार कर सके, वो तभी मिल सकते थे अगर उसके हाथ में ये अफगानिस्तान का, ये पर्शिया का रीजन आ जाता, तब जाकर के वो इन्हें मिलते। लेकिन अगर रशिया ऐसा करने में सफल हो जाता तो सीधा थ्रेट ब्रिटिशर्स को था, क्योंकि यही पर्टिकुलर एरिया है जहाँ से सारी ओशियन सी लाइंस गुजर रही हैं ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स के ट्रेडिंग रूट्स ये थे। उनकी जो फैक्ट्रीज हैं मेनली, जैसे सिंध में ठट्टा,
THATTA थट्टा नाम की जगह पे उनकी अपनी फैक्ट्री हुआ करती थी। फिर गुजरात के बंदरगाह बहुत ही नियर प्रॉक्सिमिटी में पड़ते हैं यहाँ पर, तो ये सारी की सारी ट्रेड लाइन्स उनको सिक्योर कर लेती थी। तो अब दोनों के एंड पे अपने अपने इंटरेस्ट हैं। ब्रिटेन यहाँ पर अपने कमर्शियल इंटरेस्ट जो है उन्हें बढ़ाना चाहता है, एक साइंटिफिक बॉर्डर चाहता है रशिया के साथ, रशिया की अग्रेसिव मैकेनिज्म को रोकना चाहता है, क्योंकि अगर रशिया सफल हुआ इस मामले में आगे बढ़ने में तो नेचुरली जो इंडिया इतनी मेहनत से उन्होंने एक्वायर किया उसे थ्रेट हो जाएगा, इंडिया चला जाएगा। ये उसके अपने तरीके। दूसरा रशिया ये चाहता है कि किसी न किसी लेवल पे जो अब तक उसके हॉस्टेजेस रखे गए हैं इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में उन्हें छुड़वाया जाए। सेकंड, जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वहाँ का एक्सेस किया जाए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं जिसके थ्रू मैं भी उस ट्रेड में वेंचर कर पाऊँ जहाँ से ब्रिटेन अपना इंपीरियलिज्म स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अदरवाइज अगर ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल्स और लैक ऑफ दीज टेरिटरीज हम ज़्यादा समय तक ब्रिटेन के साथ नहीं टिक पाएंगे, चाहे उसकी एक जगह पर कंट्री वाइज जगह छोटी है लेकिन पैन वर्ल्ड उसका एम्पायर फैला हुआ था, ये इम्पॉर्टेंट था। तीसरा उसका इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था कि वो न्यूट्रल रखना चाहता था ब्रिटेन को इन एशियन रीजन में, क्योंकि ब्रिटेन ऑलरेडी अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोपियन रीजन्स, अफ्रीकन रीजन्स, इन रीजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। एशियन रीजन में कम से कम अपना होल्ड रखना चाहता था रशिया कि मैं स्ट्रेंथन होना चाहिए, तो इस वजह से वो यहाँ पर कंटेन करना चाहता था ब्रिटेन को। दोनों के एंड पे अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और इन दोनों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी सेंट्रल एशिया रीजन और पर्शिया को लेकर के एक कन्फ्लिक्ट शुरू होता है जिसे आप ग्रेट गेम कहते हैं। ग्रेट गेम का मतलब होता है द रिस्क। जब हम पत्ते खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो दैट इज़ द ग्रेट गेम, द रिस्क गेम, जिसमें आप फाइनल रिस्क लेते हैं। ये वर्ड्स रुडयार्ड किपलिंग का एक नॉवल है, उसमें ये वर्ड कॉइन किया गया था, द ग्रेट गेम। इसको मतलब पॉपुलर किया गया, वर्ड तो उसके पहले भी आ गया, इसको पॉपुलर उसने कर दिया था। और वो सारी की सारी कहानी रशिया और ब्रिटेन के बीच में चल रही है, टसल के ऊपर ही है, जो सेंट्रल एशियन रीजन को लेकर के भी। अब डायनेमिक्स कैसे रोल प्ले करते हैं, उन डायनेमिक्स को हमें समझना है वन बाय वन, फिर आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं। अब हुआ ये कि अगर हम बात करें ये अफगानिस्तान के रीजन की, तो आप ये जानते हैं 1761 में अहमद शाह अब्दाली भारत आया था और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अब नेचुरल सी बात है कि उसका नेक्स्ट कन्फ्रंटेशन भारत में वो पावर के साथ होगा जो अब पैरामाउंट है, तो वो है ब्रिटिशर्स। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि अपने घर में अफगानिस्तान में टर्बुलेंसेस की वजह से अहमद शाह अब्दाली को वापस जाना पड़ा और इसकी वजह से थोड़े समय में ही 1761 में जब पानीपत का बैटल उसने जीता है, तो यहाँ से जाने के बाद थोड़े समय में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद उसका सक्सेसर गद्दी पर आता है, इसका नाम है तैमूर शाह, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तैमूर शाह एक्सपेंशनिस्ट प्लान तो रखता है भारत को लेकर के, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता। कामयाबी मिलती है उसके भी आगे सक्सेसर को, दैट इज ज़मान शाह। नेक्स्ट पर्सन इज ज़मान शाह। ज़मान शाह प्लानिंग करता है कि कैसे इंडिया के वो रीजन जो एटलीस्ट उसके बॉर्डर पे आते हैं उन्हें कंट्रोल किया जाए। इस प्रोसेस में नेचुरली उसका कन्फ्रंटेशन सिखों के साथ होगा, लेकिन सिख अभी कहीं ना कहीं लीडरलेस थे, डिफरेंट मिसल में डिवाइडेड थे और वो मिसल पंजाब के सिख रीजन को होल्ड कर रही थी। ऐसे में ज़मान शाह के द्वारा ये जो प्रयास हो रहे थे, इन प्रयासों में उसको समर्थन टीपू सुल्तान का भी मिला था। आपको पता होगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि सुल्तान टीपू जो है वो अफगानिस्तान के साथ भी इंटरनल रिलेशंस बिल्डअप कर रहा था। दूसरा आपको पता था कि जब अवध का अनेक्सेशन हुआ तो उसमें एक पर्सन था वज़ीर अली, जिसको जस्ट एक ही साल में उठा करके फेंक दिया गया। तो वज़ीर अली का, सुल्तान टीपू सुल्तान का, ये सब लोगों का समर्थन कहीं ना कहीं ज़मान शाह को मिला और ज़मान शाह खुद को मजबूत करता रहा इन सारे आस्पेक्ट में। लेकिन अल्टीमेटली बाद में ज़मान शाह की ही मैंने आपको बताया था कि जो तैमूर शाह हुआ करता था, ज़मान शाह का पिता, उसके 23 बेटे थे, 23 बच्चे। उन 23 बच्चों में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता था और ज़मान शाह का भी अपने ही जो स्टेप ब्रदर है उसके साथ उसका कन्फ्लिक्ट हुआ। इसकी वजह से ज़मान शाह को वहाँ से खदेड़ दिया गया, अंधा कर दिया गया। तो ज़मान शाह भटक रहा था और अब वो एग्जाइल में था और कहा था भारत में था। किन की शरण में था? अंग्रेजों की शरण में था। तो इस टाइम पर वो ब्रिटिशर्स की शरण में है और अभी 1800 शुरू नहीं हुआ है। ये सारा प्रोसेस 1790 से 1800 के बीच में चल रहा है। इतनी बात क्लियर? इसके बाद समय आगे बढ़ेगा और एक सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अभी तक जो चल रहा है
वो दुर्रानी हाउस है अफगानिस्तान का। थोड़े ही समय में आप देखेंगे कि दो हाउसेस खड़े होंगे, एक बाराकज़ाई हाउस और दूसरा सदोजाई। ये जो बाराकज़ाई हाउस है ये कंट्रोल करेगा अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स को, लेकिन ये अफगानिस्तान की कमान लेगा जिनके हाथ से, वो हाउस है सदोजाई। अब ये जो सदोजाई शासक हुआ करते थे, इनके साथ 1803 से 1809 के बीच में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ब्रिटिशर्स की चल रही थी। तो ब्रिटिशर्स सदोजाई को एड्रेस करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, और इस सदोजाई रूलर का नाम है शाह शुजा। इसका नाम क्या है? शाह शुजा। तो शाह शुजा सदोजाई ब्रांच के रूलर हैं, इनके साथ ब्रिटिशर्स के रिलेशन हैं और एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप है। कोई इशू नहीं है, अफगानिस्तान की तरफ से कोई टर्बुलेंस नहीं होगा। लेकिन समय अचानक परिवर्तित हो जाता है। 1816 का टाइम आता है, अफगानिस्तान में तख्ता पलट कर दिया जाता है, सदोजाई उतार दिए जाते हैं और गद्दी पर आ जाते हैं बाराकज़ाई। जब भी बाराकज़ाई गद्दी पर आते हैं तो डिफरेंट रूलर अलग अलग टाइम पे रूल करते हैं, लेकिन 1826 में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है जो गद्दी पे आता है, इसका नाम है दोस्त मोहम्मद खान। नाउ द दोस्त मोहम्मद खान इज इम्पॉर्टेंट पर्सन। ये दोस्त मोहम्मद खान ही है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रिटिशर्स को ये टेंशन थी कि रशियंस के साथ जाकर के मिल जाएगा दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान गद्दी पर है, इसे थोड़ी सी देर के लिए गद्दी पर उठाया जाएगा जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होगी, लेकिन ये फिर से गद्दी पर आएगा और दोबारा लंबे समय तक रहेगा। इतनी बात क्लियर? तो अभी रूल दोस्त मोहम्मद खान का चल रहा है। शाह शुजा को उठा करके दोस्त मोहम्मद खान ने फेंक दिया है और शाह शुजा इस टाइम एग्जाइल में है। तो शाह शुजा किसकी शरण में है? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स अब ये चाहते हैं कि हम शाह शुजा को गद्दी पर बैठाएं, लेकिन अभी डायरेक्टली अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, उसकी पॉलिटिक्स में आप एंट्री तो कर नहीं सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते। क्यों? आज दिन तक आपकी उनके साथ कोई ऐसी अग्रीमेंट साइन नहीं हुए हैं कि वो आपका प्रोटेक्टरेट है या वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इट इज़ अ कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट। और ठीक ऐसा ही ये वो समय था जब सिख भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे महाराजा रणजीत सिंह के अंडर एग्जिस्ट कर रहे थे। ये दोनों सिचुएशन एक जगह पे खड़ी है। अब ब्रिटिशर्स के सामने उसके नॉर्थ वेस्ट पे दो स्टेट हैं, एक सिख किंगडम है जो इंडिपेंडेंट है और दूसरी अफगान किंगडम है जो इंडिपेंडेंट है। सिख किंगडम में महाराजा रणजीत सिंह है, हाईली वेलोरस है, बहुत ही यूरोपियन ट्रेंड आर्मी है और शर्तों पर काम नहीं करने वाले हैं। उधर से अफगान हैं, द ट्राइबल सोसाइटी, फ्रीडम लविंग पीपल, जो बाउंड नहीं हैं, आज़ादी में जीना चाहते हैं। कंट्रीज वीक हैं, कमज़ोर हैं पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, जब भी लड़ाई करनी होती है सिर्फ और सिर्फ लिवाइज होते हैं, यानी कि पहाड़ों से सैनिक उतरते हैं, समर्थन करते हैं, लड़ते हैं, फिर चले जाते हैं। इसका नुकसान सिंध को भी भुगतना पड़ेगा, अफगान को भी भुगतना पड़ेगा कि जो हाईली ट्रेंड ब्रिटिश आर्मी थी उसके सामने वो टिक नहीं पाई। ये दोनों कंडीशन हमने वहाँ पे रख दी और ये सारा टाइम चल रहा है 1830 से 1840 के बीच में। तो ये एक डिकेड है। इस डिकेड में महाराजा रणजीत सिंह भी हैं, वो सिखों में हैं, और उधर दोस्त मोहम्मद हैं, वो अफगान में हैं। दोनों अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हम तीसरा मोर्चा ओपन करते हैं, वो है सिंध में। सिंध में शुरू से ही ब्रिटिशर्स का एक इंटरेस्ट रहा था। सिंध एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिंग पॉइंट के तौर पर एग्जिस्ट करता रहा ऑलवेज। जो पाकिस्तान का ये सारा इलाका जो आज साउथ में कराची का बंदरगाह है, इसे आप सिंध कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंध का इलाका हुआ करता था, सिंधी लोग यहाँ पे एग्जिस्ट किया करते थे। अब ये सिंध का पर्टिकुलर एरिया है, इसमें शुरू से ही ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था, लेकिन समय समय पर यहाँ पर जो शासक आते रहे ये उनसे फैक्ट्री की और फ्री ट्रेड की परमिशन लेते रहे, लेकिन ट्रेड कभी भी प्रॉफिटेबल ना होने की वजह से यहाँ पर रेगुलेटली परमिशंस मिली भी हैं और फैक्ट्रीज बंद भी की गई है। तो उस लेवल पर ये इतना हॉटस्पॉट एक्टिविटी का बना नहीं, क्योंकि ब्रिटिशर्स बिजी थे बंगाल के रीजन में, ईस्टर्न कोस्टल एरियाज में। तो ये पर्टिकुलर एरिया में उस लेवल पर उनको प्रॉफिट्स नहीं मिले और जैसा उन्होंने डिसाइड किया था वैसा हुआ नहीं, तो ये उतना हॉटस्पॉट नहीं बना। लेकिन सिचुएशन चेंज होगी और सिंध बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके लिए पहले सिंध के बारे में थोड़ा सा समझ लें। सिंध को भी अलग अलग टाइम पर डिफरेंट हाउसेज रूल करते रहे हैं और इन हाउसेज में से अचानक से एक सिचुएशन ये होती है कि जब 1770 का डिकेड आता है, 1770 का, तो जो सिंध के मैदानी इलाके के शासक होते हैं
उन्हें रिप्लेस करके जो पहाड़ों से उतरी हुई बलूच ट्राइब्स हैं, ये सिंध के मैदानी इलाकों को कंट्रोल कर लेती हैं। और इन बलूच ट्राइब्स का जो नेता है उसका नाम है मीर फ़तेह अली खान। मीर फ़तेह अली खान पहाड़ों से उतर करके इन रीजन को एक्वायर करने के बाद अपने आप को कंसोलिडेट कर देता है, यानी कि सिंध को उनके मैदानी लोगों से अलग करके अब पहाड़ी लोग वहाँ पर शासन कर रहे हैं जो प्योर ट्राइबल कैरेक्टर रखते हैं। 1800 का समय आया और 1800 के समय आने के दौरान मीर फ़तेह अली खान खत्म हुआ। मीर फ़तेह अली खान पहले ही इस बात को एक्नॉलेज कर चुका था कि जब भी वो अपने एरियाज़ में रूल करेगा तो वो अपने ब्रदर्स के साथ टेरिटरी शेयर करेगा। अब जैसे ही 1800 का समय आया तो मीर फ़तेह अली खान के जो आगे वंशज थे और जो उसके ब्रदर के वंशज थे उनके बीच में सिंध का इलाका डिवाइड हुआ। तो इस डिवाइडेड इलाके को हम कहते हैं कि सिंध की प्रोविंसेस चार यारों के बीच में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो 4 यार प्रोविंस आपसे क्या पूछे या 4 यार कहाँ रूल किया करते थे, तो सिंध में रूल किया करते थे। 3 मेन सेंटर बन गए पॉलिटिक्स के, 4 यार हैं और 3 सेंटर बने पॉलिटिक्स के। पहला हैदराबाद, दूसरा मीरपुर, तीसरा खैरपुर। तो खैरपुर, मीरपुर, हैदराबाद, ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर बने और यहाँ पर शासक शासन कर रहे थे। इतनी बात क्लियर। इसमें से तालरुक के इम्पोर्टेंट अमीर हुआ करते थे जिनके साथ सिंध का बैटल फाइट किया जाएगा, ये याद रखना है। कहाँ के? तालरुक के इम्पोर्टेंट अमीर हुआ करते थे जिनके साथ म्याणी का युद्ध फाइट किया जाएगा 1843 में, द बैटल ऑफ द म्याणी। इस म्याणी के युद्ध में ही सिंध का अनेक्सेशन होगा। इतनी बात क्लियर है? ये सारा कुछ ओके। अब सिचुएशन कैसे बदलती है? लगातार 1800 से 1800 ईयर की जब भी शुरुआत होती है तो उस समय से ही बार बार भारत यानी कि ब्रिटिश इंडिया के एंड पर भी पर्शिया यानी कि ईरान को एनवॉयज भेजे जा रहे थे कि आप कभी भी रशिया के साथ नहीं जाएंगे। उसी समय में फ्रांस भी पर्शिया को एनवॉयज भेज रहा था कि आप ब्रिटेन के साथ नहीं जाएंगे, और उसी समय में रशिया भी पर्शिया को एनवॉयज भेज रहा था कि आप ब्रिटिश इंडिया के साथ नहीं जाएंगे। तो पर्शिया मेन सेंटर बना हुआ है। उसका रीज़न क्या है? पर्शिया बॉर्डर शेयर कर रहा है, ध्यान से देखिए, जितना भी सिंध का इलाका है ब्रिटिश इंडिया का, जितना भी अफगानिस्तान का इलाका है, ये जो सेंट्रल एशियन टेरिटरीज हैं, ये जो तुर्किश एरिया है, तो ये सारा जो बॉर्डर बन सकता है एक रशिया एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में, उसमें जो पॉसिबल मेन कंट्री सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कवरेज कर रही है वो पर्शिया ही है। और पर्शिया का ही जो मिड सेंट्रल रीजन से अबव का एरिया है ये टर्बुलेंट भी है, और ब्रिटिश इंडिया जानते थे कि जो भी टर्बुलेंट एरिया है रशिया को फुटहोल्ड वहीं पे मिलेगा। तो पर्शिया का टर्बुलेंट होना बिल्कुल भी वैलिड है। हमें पर्शिया को ऑलवेज स्ट्रेंथन रखना है और अपने साथ जुड़े रखना। अगर पर्शिया वीक पड़ा और वो एक बार रशिया के साथ गया तो फिर हम गए, ये उनकी इच्छा रहा करती थी। ऐसे में अब सिचुएशन चेंज होती। रशिया ने कुछ एफर्ट्स किए, उन्होंने ये कहा पर्शिया को कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप एक काम करिए, ये ईयर 1837 की बात है, कि आप एक काम करिए कि ये जो अफगानिस्तान के ट्राइबल लोग हैं जो कभी किसी की बात सुनते नहीं, मानते नहीं, इनके वेस्टर्न रीजन में आने वाला जो हेरात का इलाका है, पर्शिया को कहा कि आप उसे कैप्चर करो। हेरात एक बार हमारे कंट्रोल में आ गया तो बाकी सारी चीज़ें हम मैनेज कर लेंगे। ऐसा पर्शिया को मना लिया रशिया ने। पर्शिया ने बोला ठीक है हम कर लेते हैं। जब भी ये एक्टिविटी हुई तो अब नेचुरली अफगानिस्तान को किसी ना किसी की हेल्प तो चाहिए, तो इसके तौर पर हेल्प ऑफर कर दी ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने उनको कहा कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हेरात नहीं जाए, आपके साथ रह जाए, तो आपको फिर हमारे साथ आना है। ये जस्ट इक्वल ग्राउंड के ऊपर एक सपोर्ट है, अभी कोई सब्सिडरी अलायंस नहीं है, कोई डिपेंडेंस नहीं है। 1837 में पर्शिया के द्वारा हेरात को कंट्रोल किया गया, ये रशिया के एंड पे करवाया गया। रशिया अपना होल्ड बढ़ा चुका था और इसको रिवर्ट करने का काम ब्रिटिशर्स ने किया है अफगानिस्तान की हेल्प करके। इतना क्लियर? तो 1837 का ये हेरात का कैप्चर ही फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का आधार बनेगा। ठीक है, अभी ब्रिटिशर्स एंटर हो चुके हैं अफगान पॉलिटिक्स में। इतनी बात क्लियर? अब इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए रखना होगा, इसको रख देते हैं। जब ये 1830s में अलेक्जेंडर बर्न्स सिंधु नदी के स्ट्रेच को स्टडी कर रहे थे, उसी टाइम पर 1832 का समय है
जब ब्रिटिश इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो पहले साइन की गई थी उसे रिव्यू कर दिया गया, रिवाइव कर दिया गया। इसके तहत ये कहा गया कि कोई मिलिट्री वॉर, मिलिट्री शिप या आर्मी मैन नहीं आएंगे, लेकिन आप व्यापारियों को, ट्रैवलर को, ट्रेडर को, कमर्शियल एजेंट को, ट्रैवलर को आप आने जाने देंगे। यहाँ पे कभी कोई घर बना करके नहीं रहेगा, यहाँ पे कोई परमानेंटली सेटल नहीं होगा, लेकिन आप उन्हें यहाँ पर घूमने फिरने की एज अ ट्रेडर आज़ादी बख्शेंगे। शिप्स हमारे आने जाने देंगे फ्रीली, कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर उस टाइम पर हो गया सिंध के लोगों के एंड पर और अफ़गान के लोगों के एंड पर कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने इस बात को माना कि हाँ ठीक है, फॉर पीसफुल पर्पसेस, ट्रेड एंड कमर्शियल आस्पेक्ट से आप इस सिंधु नदी का यूज़ कर सकते हैं। तो 1832 का ये जो अग्रीमेंट हुआ है, ये अग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, जिसके बाद आपको पीसफुल वे में ही सही, लेकिन आपको एक एंट्री मिल चुकी थी सिंध के सारे एरियाज़ में जहाँ पर सिंधु नदी का फ्लो हुआ करता था। इम्पॉर्टेंट, यहाँ तक की कहानी समझ आई। इसके बाद से नेक्स्ट 5 ईयर में बहुत डीपली स्टडी किया सिंधु नदी को ब्रिटिशर्स ने, और उनकी इच्छाएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी कि कैसे हम इस पर्टिकुलर एरिया में अपने ब्रिटिश कॉन्टिजेंट्स को लेकर के आ पाएँ। उसके लिए अब उन्हें मजबूर करना था कहीं ना कहीं सिंध के लोगों को कि वो सिंध के अमीर उनकी ट्रीटीज़ जो नए फॉर्म में आने वाली है उन्हें एक्सेप्ट कर सकें। उसके लिए एटमॉस्फेयर बनने की अब स्टार्टिंग होगी। जो सिखों के राजा महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे, इन्होंने एक समय ऐसा आया 1831 का, जब विलियम बेंटिक को ये ऑफ़र किया कि क्यों ना हम दोनों मिलकर के, दोनों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के दौरान विलियम बेंटिक को इन्होंने ऑफ़र किया कि क्यों ना हम दोनों मिलकर के सिंध को जीत लें, और एक बार सिंध हमने जीत लिया तो आधा आधा हम दोनों का, आधा आपका आधा मेरा। लेकिन विलियम बेंटिक घबरा गया था ये बात सुनकर के कि इतना एम्बिशियस शासक एक तो हमारी पकड़ से कोसों दूर है और दूसरा सीधा सीधा सिंध को ही एक्वायर करना चाहता है, और उसके बाद ये हमें मुझे ऑफर कर रहा है द ग्रेट ब्रिटिश एम्पायर को कि आधा आधा बांटेंगे। इतना दम रखता है, इतनी आर्मी रखता है, बहुत बड़ी बात है। वो भयभीत हो गया, उसने जवाब तो कोई नहीं दिया, उल्टा टेंशन में चला गया कि ये क्या बातें कर रहा है, क्योंकि ये बड़ी बात थी उस समय। 1831 का टाइम है, आप आधे भारत से ज़्यादा को जीत चुके हैं, आधों को अनेक्स कर चुके हैं, कई आपकी कॉन्केस्ट में आ चुके हैं, वर्ल्ड लेवल पे आपका दबदबा है। ऐसे में एक किंगडम का महाराजा आकर के आपसे ये कहता है कि चलिए हम सिंध को जीतते हैं, जो अमीरों के तौर पे जानी जाती है, जहाँ पर इतने लड़ाके एग्जिस्ट करते हैं, और फिर आपको ऑफर दे रहा है कि आधी आप शेयर कर लेना, आधी। तो महाराजा रणजीत सिंह के एम्बिशन को तो विलियम बेंटिक समझ गया था कि ही इज़ अल्टीमेटली एम्बिशियस पर्सन, इसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर तो बहुत नुकसान की बात है। तो उसके साथ कोई ना लड़ाई कर सकते हैं ना दोस्ती कर सकते हैं, दुश्मनी भी खराब है, दोस्ती भी खराब है, क्योंकि मजबूत बहुत है, खुद रख दिया साइड। ऊपर से बात आती है दोस्त मोहम्मद खान अफगान। रशिया को रोकना है तो रोका कैसे जाए? पर्शिया को अपने साथ ले सकते हैं, लेकिन पर्शिया की पोजीशन कभी सिक्योर नहीं रहती, जो बेनिफिट देता है उसके साथ चला जाता है। अब सिख जो हैं इन्हें कॉन्फिडेंस में लिए बिना अफगान को अप्रोच नहीं किया जा सकता, लेकिन सिखों में महाराजा रणजीत सिंह इज अल्टीमेटली एम्बिशियस। चलो अफगानों से देखते हैं। तो अफगान दोस्त मोहम्मद खुद से ऑफर दे रहा है, कहता मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरे साथ आइए, मैं रशिया को कंटेन कर दूंगा, लेकिन इक्वल फुटिंग पे आपको मेरे साथ अलायंस करना होगा। सब्सिडरी अलायंस मैं नहीं करता, इक्वल फुटिंग पे अलायंस कर दो आप मेरे साथ, बाकी फिर मैं देखूंगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे देखा कि ये बहुत ज़्यादा मांग रहा है, इक्वल फुटिंग पर अगर अलायंस इसके साथ किया तो इसकी टेरिटरी सिक्योर हो जाएगी रशिया से, हमें क्या मिलेगा? क्योंकि इस समय तक इनके ऊपर वाली कंट्रीज में जैसे उज़्बेक रशिया एक्वायर कर गया था, और रशिया का बार बार टारगेट सिर्फ अगर किसी पे था तो वो खीवा पे, रशिया बार बार खीवा पे आक्रमण कर रहा था, और उसको ये था कि एक बार खीवा मुझे मिल जाए, मेरा फ्रंट स्टेज बेस बन जाएगा, उसके बाद मैं हिलने नहीं दूंगा ब्रिटिश को। और ब्रिटिशर्स चाहते थे एक बार अफगानिस्तान मिल जाए, हम इसको अपनी फ्रंट स्टेज बनाएंगे और फिर यहाँ से अपने ऑपरेशंस करेंगे। तो ये अफगानिस्तान के लिए मर रहे थे, वो खीवा के लिए मर रहा था, ये दोनों की अपनी अपनी आग लगी हुई थी और दोनों वहाँ पे आना चाहते थे एक पॉइंट के ऊपर। तो एक इतिहासकार ने ऐसा भी लिखा है कि वर्ल्ड की तो सबसे बड़ी इंपीरियल पावर, सबसे रिच, मिलिट्रीली और फ्री सोसाइटी वाइज सबसे डेवलप ने वर्ल्ड के सबसे अंडर डेवलप्ड, बैकवर्ड एंड पुअर एरिया में एक दूसरे के साथ लड़ने का काम किया, जिसमें रौंदे और दबे कुचले वो लोग गए जिनका कोई स्टेक ही नहीं था, उनको कोई पता ही नहीं था। पहले ग्रेट गेम हो गई 80 साल की, बाद में कोल्ड वॉर हो गई, फिर कहते हैं आज की डेट में कि अफगानिस्तान को अब डेवलप करेंगे।
तो डेवलप कैसे करेंगे? आर्मी पोस्ट करके। तो ये एक इम्पोर्टेंट, आपने 200 साल में क्या कांड किए हैं पहले वो तो देखो, फिर डेवलपमेंट तो आप बाद में कर ही दोगे, वो तो सबको पता है। तो मुद्दे की बात है कि यहाँ पर फंसे हुए दोस्त मोहम्मद खान की अग्रीमेंट बर्दाश्त नहीं। ऊपर से दोस्त मोहम्मद खान का ये कहना है कि मेरे साथ आने की एक शर्त भी है, आपको सिखों को कंटेन करना होगा। कहते तुम्हारी सिखों से राइवलरी क्या है? कहते वही सिख हैं जिन्होंने अभी अभी महाराजा रणजीत सिंह के अंदर मुझसे पेशावर ले लिया और बाकी फॉरेन टेरिटरीज ले ली। क्यों? सिख अमृतसर की संधि के बाद साउथवर्ड सतलुज के नीचे से एक्सपेंशन कर नहीं सकते थे, तो एक ही तरीका था कि नॉर्थ या नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन करें। और नॉर्थ या नॉर्थवर्ड एक्सपेंशन में सिखों में शक्ति और बल इतना था इस समय कि 1830s के दौरान उन्होंने बड़े लेवल पर अफगानी टेरिटरीज को होल्ड कर लिया। अब पेशावर सीधा सीधा कब्जाया हुआ है। तो अब समीकरण समझिए सारे, सिख और अफगानों के बीच बन ही नहीं सकती चाहे जो हो जाए। क्लियर? अफगानों को सिखों के अगेंस्ट मदद चाहिए ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स को अफगानिस्तान चाहिए बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सिख, क्योंकि अभी सिख राइवलरी नहीं ली जा सकती। महाराजा रणजीत सिंह वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये चूज करना है ब्रिटिशर्स को कि किससे दोस्ती करें, महाराजा रणजीत सिंह या दोस्त मोहम्मद खान। अब उनके सामने एक ऑप्शन है कि साइमल्टेनियसली दोनों से दोस्ती चलनी नहीं, क्योंकि इन दोनों में बनती नहीं। और अगर हमें अफगानिस्तान में इनरोड करना है तो अल्टीमेटली वी नीड पंजाब। विदाउट पंजाब वी कैन नॉट एक्सेस अफगानिस्तान। और पंजाब कभी साथ आएगा नहीं अगर पंजाब को पता लगा कि इनकी अफगानों से संधि है। और अफगानों से संधि करके पंजाब को खिलाफ करना और बर्बादी की बात है, क्योंकि वो रास्ते में हमें रेवेज कर देंगे। इन्होंने तो अब्दाली नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज़ है? तो फिर कैसे किया जाए? तो अल्टीमेटली इन्होंने सिखों को प्रेफर किया और महाराजा रणजीत सिंह को ऑन बोर्ड ले लिया कि आप आइए, ऑन बोर्ड आ जाइए। उधर से जो एग्जाइल में चल रहा है शाह शुजा, उसे ऑन बोर्ड लिया कि आप भी आइए। उधर से सिंध के अमीरों को ऑन बोर्ड लिया कि आप भी आइए। सिंध के अमीर बैठाए, शाह शुजा बैठाए, महाराजा रणजीत सिंह बैठाए, खुद बैठाए और 1838 में ट्रीटी की, द ट्रिपाटाइट ट्रीटी। इस ट्रिपाटाइट ट्रीटी के तहत सबसे पहले शाह शुजा को ये वादा किया कि तुझे अफगानिस्तान दिलाएंगे, क्योंकि अंग्रेजों को था कि मोहम्मद खान को पहले उतारो, दोस्त मोहम्मद खान को उतारो, शुजा को बैठाओ, शुजा हमारी सारी बातें मानेगा जैसा हम चाहते हैं। इतनी बात क्लियर? तो सबसे बड़ी गले की हड्डी बना हुआ दोस्त मोहम्मद खान, इसको उठा के फेंको पहले बार। इसको उठा के फेंकने के लिए ही तो पहला अफगान वॉर होगा। रशिया को कंटेन करने के लिए हमें अफगानिस्तान अपने हाथ में चाहिए। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान को अपने फॉरेन अफेयर्स सरेंडर करने होंगे। अफगानिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी किनकी मदद से बनाए? ब्रिटिशर्स विल फॉर्म द फॉरेन पॉलिसी ऑन बिहाफ ऑफ द अफगानिस्तान। ये तो कोई इंडिपेंडेंट शासक होने नहीं देगा, और ऐसा करने के लिए फिर अपना पपेट बैठाना पड़ेगा। पपेट शाह शुजा है, तो शाह शुजा को बोला कि तुझे रीइंस्टेट करेंगे तेरी गद्दी पे। बोला कैसे करेंगे? तो ये महाराजा रणजीत सिंह, ही विल हेल्प यू, ये तुम्हें गद्दी दिलवाएंगे, बैठाएंगे। ओके, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहता वेरी गुड, ठीक है, मुझे दिला दीजिए, इनको कहिए मुझे गद्दी पे बैठाए। कहता तुम बदले में क्या करोगे? कहता क्या? इन्होंने अफगानिस्तान में जो जो एरिया एक्वायर किए हैं तुम उन्हें एक्नॉलेज करोगे, लेजिटिमाइज करोगे कि हाँ वो एरिया इनके ही हैं। दोनों खुश? कहते हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह को पूछा कि फिर मैं आप दोनों के बीच में ये क्यों करा रहा हूँ? कहते हैं हाँ जी क्यों करा रहे हैं? कहते फिर आप हमें पंजाब में से फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, हम सह सवार से आराम से यहाँ से निकलेंगे और अफगानिस्तान पहुँचेंगे, उल्टा आप हमें सपोर्ट करेंगे, किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं की जाएगी। कहते ठीक है। सिंध के अमीरों को बोला कि आप कोई टर्बुलेंस नहीं क्रिएट करेंगे जब हम नॉर्थ का कैंपेन कर रहे होंगे, जब हम अफगान कैंपेन करेंगे आप प्रॉब्लम नहीं करेंगे, आप हमें सपोर्ट करेंगे, और ये सारी चीज़ों के बदले में महाराजा रणजीत सिंह आपकी टेरिटरी को टर्बुलेंस नहीं करेंगे। तो महाराजा रणजीत सिंह का डर यहाँ पर भी दिखाया और अमीरों को ऑन बोर्ड लिया कि आपकी टेरिटरीज को हम सिक्योर कराते हैं महाराजा रणजीत सिंह से, लेकिन आपको ये अश्योर करना होगा आप स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, अगर हम अफगान आक्रमण करने आपको समर्थन करना होगा। वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो ये ट्रिपाटाइट ट्रीटी, अब आप देखिए कि अंग्रेजों का लगा धगा कुछ भी नहीं है। शाह शुजा गद्दी पे बैठेगा महाराजा रणजीत सिंह की मदद से। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी हिम्मत से टेरिटरी जीती है, सीधे शाह शुजा एक्नॉलेज करेगा। वो ना भी करता तो दोस्त मोहम्मद खान नहीं भी कर रहा तो भी टेरिटरी अपनी है, लेकिन रणजीत सिंह चाहते थे कि एरिया सिक्योर हो जाए, आने वाले वंशज हैं वो भी रूल कर पाएँ। उधर से अंग्रेजों को ऑन रोड क्लियर मिल गया यहाँ से जाने का,
और एक बार शाह शुजा रीइंस्टेट हो गया फिर तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। इतनी बात क्लियर। ये सारी चीज़ें हम माइंड में रखो क्योंकि अब हम वॉर की शुरुआत करने वाले हैं, काम शुरू होने वाला है। अब एक पर्सन आ जाएगा भारत में गवर्नर जनरल बन करके, उसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। तो जब भी आपको अफगानिस्तान के बारे में पूछा जाएगा आपके मुंह पे आंसर क्या आना चाहिए? ऑकलैंड। कि अफगान वॉर किसका है? ऑकलैंड। अब लॉर्ड ऑकलैंड आ गए। ऑकलैंड का स्पेलिंग ये है। ये 1838 का समय है। 1838 नवंबर का मंथ है। लॉर्ड ऑकलैंड ने मिलिट्री मोबिलाइजेशन कर दी है, सारी की सारी मिलिट्री, शाह शुजा, महाराजा रणजीत सिंह की सेना और बाकी सारे जितने भी ब्रिटिश इंडिया भारतीय ब्रांचेस हैं वो सब फिरोजपुर में इकट्ठी हैं। कहाँ पर इकट्ठी हैं? फिरोजपुर में। अब यहाँ से इनको मूव करना है। अफगान ये सारा प्रोसेस देख रहे हैं कि अपने आप को स्ट्रेंथन कर चुके हैं और अब मूवमेंट होगी, किसी भी समय एक्टिविटी कर दी जाएगी। अब दो तीन बातों को यहाँ पर समझो ध्यान से। लॉर्ड ऑकलैंड का ये संकल्प भी था कि उसे कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को अनेक्स करना, जीतना। मतलब सिचुएशन चाहे जो भी हो, वो संकल्पित था कि मुझे ये लेना है किसी भी कॉस्ट पे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान में रखना है। लॉर्ड ऑकलैंड का एक एजेंट हुआ करता था जिसका नाम है कर्नल पॉटिंगर। ये सारी सिचुएशन को यहाँ तक सर्च करने का काम कर्नल पॉटिंगर का था। अफगान के दरबार में क्या हो रहा है, सिंध के अमीरों के दरबार में क्या हो रहा है, पर्शिया के क्या डायनामिक्स हैं और सेंट्रल एशिया में रशिया कैसे प्ले कर रहा है, ये सारी जानकारियाँ जो भारत सरकार को मिलती थी वो मिलती थी पॉटिंगर के थ्रू। तो दिस पर्सन कर्नल पॉटिंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द एंग्लो अफगान वॉर। इसका नाम आपको याद रखना। अब जब आप वॉर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कुछ नाम आएंगे। पहला पर्सन का नाम आप सबको पता है, अलेक्जेंडर बर्न्स, जिसने नदी ढूंढी थी। दूसरा पर्सन का नाम आएगा मैकनेगेटर। तीसरे पर्सन का नाम आएगा एल्फिंस्टन। तो बर्न्स है, मैकनेगेटन है, एल्फिंस्टन है, लॉर्ड ऑकलैंड है। अब वो एल्फिंस्टन, मैकनेगेटन एंड बर्न्स ये मरने हैं तीनों, इसलिए मैंने इनके नाम बता दिए हैं कि कौन कौन मरा था। क्योंकि सबसे भारी आज दिन तक अपनी इंपीरियल प्रैक्टिसेस में ब्रिटिशर्स को इतना हैवी लॉस इन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जितना अफगान वॉर में हुआ। ये सबसे बड़ा डिबेकल था इनका। 80 लाख स्टर्लिंग इन्होंने लॉस किए इस बैटल में और अर्न कुछ भी नहीं किया। इस युद्ध में हुई इतनी ज़बरदस्त पराजय से अपने मुंह पे पुती हुई कलंक को साफ करने के लिए इन्होंने जबरन सिंध को जीता, क्योंकि वो इजी प्रे था कि जो कलंक लग गया है कि अब ब्रिटिशर्स हार गए हैं, क्योंकि मिथ ब्रेक हो गया और भारत में उपद्रव होने लगे, ग्वालियर में, सेंट्रल इंडियन टेरिटरीज में। तो ये डर गए कि हमारा तो बलून टूट गया जो हमने फुला के रखा था कि उड़ का, तो अब क्या करें। तो फिर सिंध जीत लिया। सिंध जीतने के बाद जो इनका फिर कलंक और बदनामी हुई इतिहासकारों में और पॉलिटिशियंस में, दोनों में, वो कलंक और बदनामी को पूरा करने के लिए फिर इन्होंने अफगान के साथ पीस रखी अगले कई सालों तक। ये अब हम पीस लवर हैं। लेकिन ऐसे में ये भारत में इन्वॉल्व थे क्योंकि 1857 का विद्रोह हो गया। ये यहाँ पे इनको तो 1857 के विद्रोह के पीछे अगर आपको ये कहे कि अफगान में हारे हुए युद्ध का भी कोई हाथ है, हाँ, सैनिकों का मनोबल था कि अगर मिलजुल के विद्रोह कर दिया जाए तो ये टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि जो 1842 में अफगान वॉर ब्रिटिशर्स हारे हैं वो एक्चुअल में किसी सेना से नहीं हारे हैं, वो विद्रोह हो गया लोगों का। सब लोगों ने मिलकर के उठा करके फेंक दिया इनको और मसैकर कर दिया, तो ये फाइनली हार गए। इतनी बात समझ आई। अब 1838 नवंबर का महीना मैंने आपको बताया, इन्होंने सारी प्लानिंग कर ली है कि हमें आगे जाना है। इन्होंने फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी है और समय कुछ भी नहीं बीतेगा, ये 1 by 1 1838 नवंबर में मिलिट्री असेंबलेज, 1839 का पीरियड स्टार्ट और कहीं कहीं बुक्स में 1839 से 1842 का टाइम बताया गया है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर का। ये नीचे से शुरू होंगे, 1 by 1 टेरिटरीज जीते चले जाएंगे और टेरिटरीज जीतने के लिए सबसे पहले कंधार के रीजन में पहुंचेंगे। फाइनली ये अगस्त के महीने में काबुल को कैप्चर करेंगे। 7 अगस्त 1839 जब इनके हाथ में काबुल आएगा, क्लियर, ये काबुल को जीत जाएंगे, नीचे से होते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। इस दौरान रास्ते में छोटे छोटे फोर्ट आएंगे, उनको ख़त्म करते चले जाएंगे। वो डिटेल्स आपकी इंपॉर्टेंट नहीं। जब काबुल को जीत लिया जाएगा, गद्दी पर शाह शुजा को तो बैठाया जाएगा। वहाँ से निकल गया दोस्त मोहम्मद खान,
दोस्त मोहम्मद खान वहाँ से बल्ख जाएगा, बल्ख से बुखारा जाएगा, वो भाग रहा है। 1839 का मिड पास हो गया, 1840 आ गया। कुछ समय तक ब्रिटिशर्स को कुछ भ्रम पैदा हुए। वो भ्रम क्या थे? सबसे पहला एस्पेक्ट ये था कि उस लेवल पर कन्फ्रंटेशन आया ही नहीं अफगानिस्तान से, और ये बड़ी ईजिली जीत गए। तो इनको ये गलतफहमी हो गई कि शायद हम अपनी मिलिट्री माइट की वजह से जीते, लेकिन ये इस बात को भूल गए कि जो उस समय के वहाँ के अमीर हुआ करते थे अफगानिस्तान के, उनका कंसर्न यहाँ पर ये था कि एक लेजिटिमेट शासक शाह शुजा होता था, उसी की गद्दी तो थी सदोजाइयों की, उसको ही वापस मिली है। चलो ठीक है, उन्होंने कन्फ्रंट किया ही नहीं उस लेवल पर। अगर वो कन्फ्रंट करते तो कभी ब्रिटिशर्स इतनी ईजिली आगे जा ही नहीं पाते। लेकिन ये गलतफहमी ब्रिटिशर्स को हो गई, कॉम्प्लेसेंसी आ गई इनके अंदर। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इनको दूसरी बड़ी गलती ये हो गई कि ये गए थे अपने एंड पर एक इन्वेडर की तरह, लेकिन वहाँ के लोगों ने ये कन्वे हुआ उनको कि ये सपोर्ट कर रहे हैं शाह शुजा की गद्दी लेने तक, मतलब सपोर्टर है, दे आर नॉट इन्वेडर्स उस लेवल पे। लेकिन जैसे ही शाह शुजा गद्दी पर बैठा, उसके जो डिसीजंस और उसकी जो कार्य प्रणाली लोगों ने देखी, तो उन्हें क्लियर हो गया कि अफगानिस्तान गया। शाह शुजा शासक नहीं है, वो तो पपेट है, शासक तो अंग्रेज हैं, और हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में उनका दखल है अब तो। यह बात जब आप एक दूसरे तक फैल गई, 1839 के लास्ट मंथ चल रहे थे, 1840 में जगह जगह पर विद्रोह होने शुरू हो गए, सेना ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और वो जो एग्जाइल में चला गया था दोस्त मोहम्मद, उसने भी सेना को ज्वाइन किया, लेकिन अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने फाइट बैक करना शुरू किया। दोस्त मोहम्मद अली खान वहाँ से निकाला गया, पकड़ा गया, उसे लाके कलकत्ता रख लिया गया। मारा नहीं है, कलकत्ता में है, जिंदा है, बाइज्जत रखा हुआ। विद्रोह तीव्र होते चले गए। थ्रू आउट 1840 रिबेल बहुत फास्ट हो गया, रिवॉल्ट चलते चले गए, और 1841 में उन्होंने उठा के मारने शुरू कर दिए ब्रिटिशर्स। तो 1841 का वो समय है जब अलेक्जेंडर बर्न्स पहले मारा गया। उसके बाद जो इस पूरे के पूरे काबुल के किले को जीतने के बाद अंग्रेजी सेना ने ये डिसाइड किया था कि हम यहाँ से वापस चलते हैं, थोड़े से गैरिसन्स यहाँ पर छोड़ जाते हैं। उनका हेड बना के छोड़ा था एल्फिंस्टन को, एल्फिंस्टन को भी उन्होंने मार दिया, मैकनेगटन भी मारा गया। शाह शुजा वहाँ से स्केप हुआ था, 1842 में उसे भी ढूंढ करके मार दिया। तो 1842 तक जितने भी स्टेक होल्डर थे वो अफगानियों ने मार दिए, कोई भी बचा हुआ नहीं है। फाइनली 1842 में जब काबुल में इतनी भयंकर हार हो गई अंग्रेजों की, इस हार से अपना कलम साफ करने के लिए उन्होंने देखा कि अब कुछ करें, पूरी तरह से हार चुके हैं। तो एक रेट्रीब्यूशन भेजा गया, एक सेना की टुकड़ी फिर साउथ से नॉर्थ भेजी गई काबुल, और वो सेना की टुकड़ी का पर्पस काबुल जीतना नहीं था, अफगानिस्तान से रूल इस्टेब्लिश करना नहीं था, सिर्फ मसैकर करना था, ये बताने के लिए कि ब्रिटिशर्स कितना लॉस दे सकते हैं। तो वो गए, मसैकर किया, लेकिन ट्राइबल सोसाइटी के लिए ये आम था, वो तो पेस्टोरलिज्म के लिए इस तरह के मसैकर कर दिया करते हैं। उनको ये था कि दिस इज़ नॉर्मल थिंग, वी कैन बियर इट, और दोबारा तुम्हारी इससे भी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाएंगे। इतना करके 1842 में ये वापस आ गए। दोस्त मोहम्मद खान को वापस भेजा अफगानिस्तान, बोला तू जाके बैठ गद्दी पे और हमारी बात माना करना। वो कहता देख लेंगे कोई नहीं, उसमें जाके भेजा, और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने हाथ जोड़े और वापस आए। तो शुक्र है, कुछ नहीं मिला अफगानिस्तान से, कोई ट्रीटी नहीं साइन हुई, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई फ्रेंडशिप नहीं मिली आपको, सिर्फ और सिर्फ आप लेकर के आए। तो इसे कहा गया अफगान डिज़ास्टर, डिज़ास्टर। आपकी सेना की धज्जियाँ उड़ गई, आपकी मिलिट्री, आपके जो वेपन्स हैं उनका लॉस हो गया वहाँ पर। कॉन्फिडेंस लोगों का इतना राइज हो गया इंडिया में ही कि ये लोग जो इनविंसिबल ब्रिटिश कहलाते थे, इनकी तो धज्जियाँ उड़ा करके रख दिया। ऐसा कोई इनविंसिबल जैसा कोई नहीं होता है, सब हराए जा सकते हैं। और पॉलिसीज क्लियर हो गई कि ब्रिटिशर्स एक्चुअली में इम्पेरियलिस्ट हैं। उनका यह कहना कि हम पैटर्नलिस्ट पॉलिसी फॉलो करते हैं, अपनी अच्छी सिविलाइजेशन तुम तक लेकर के आते हैं, वो सब बोगस हैं। उनके लिए पैरामाउंट है उनके कमर्शियल, उनके स्ट्रेटजिकल, उनके टैक्टिकल इंटरेस्ट। उसको पूरा करने के लिए वो मुखौटा धारण करते हैं पैटर्नलिस्टिक थ्योरी का, कि हम तुम्हारे पिता हैं और हम तुम्हें सभ्य बनाना चाहते हैं। सभ्य समाज ऐसा नहीं होता कि किसी के लोकल कल्चर, कस्टम, मैनर को रियून करके खुद को वहाँ पे स्थापित करके कहे कि अब तुम्हें सभ्य। अफगानी लोगों को नीड नहीं थी, और ये वो अफगानिस्तान था जिसने हर तरह की नीतियों का अब तक पालन किया था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि अफगानिस्तान ने जो जो क्लॉजेज और अग्रीमेंट्स ब्रिटिशर्स के साथ किए
उनका कभी उल्लंघन उस लेवल पर नहीं किया था, लेकिन ये ब्रिटिशर्स का एक अनड्यू थ्रेट था और वही अनड्यू थ्रेट इन्हें इस पोजीशन तक लेकर के गया, जिसको एनालिसिस हम कुछ एस्पेक्ट में करते हैं कि ऑकलैंड कहाँ पर बिखरा या कहाँ पर बर्बाद था, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सिचुएशन आती है कि जब महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अफगान पर आक्रमण किए जा रहे थे, उस समय में दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा अप्रोच किया गया था ऑकलैंड को और ये बोला गया था कि आप इस चीज़ को कंटेन करें। तो उस समय ऑकलैंड ने ये कहा था कि हम दो इंडिपेंडेंट शासकों के बीच में इंटरफेयर नहीं करते, दिस इज़ नॉट आवर कैरेक्टर एंड दिस इज़ नॉट ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी। हम दो इंडिपेंडेंट शासकों को कभी कुछ करने को नहीं कहते। कहता अच्छा, बड़े सियाने। जब इन्होंने ये नहीं हेल्प की तो उस समय में वो रशिया की तरफ गया। रशिया की तरफ से हेल्प आती देख करके ब्रिटिशर्स को अपनी इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई। ये इनका अपना ही थ्रेट था और अपने ही इस थ्रेट को रोकने के लिए इन्होंने अनड्यू इन्वेजन किया। तो यहाँ पर ऑकलैंड का कैरेक्टर प्रश्न चिन्ह में खड़ा है कि जब आपने एक बार ये दावा किया था कि आप दो इंडिपेंडेंट पावर के बीच में इंटरफेयर नहीं करते, तो अफगान वाज वेरी मच इंडिपेंडेंट, फिर आपने शाह शुजा को इंस्टॉल करने की बात क्यों की मोहम्मद खान की जगह? दोस्त मोहम्मद खान आपका क्या लगता था और शाह शुजा कौन सा आपका चाचा का बेटा था जो आप उसे कह रहे तुझे हम गद्दी पे बैठाएंगे? वो तो इंडिपेंडेंट स्टेट था ना अफगानिस्तान, ये उनका इंटरनल अफेयर था, वो अपना इंटरनल अफेयर खुद मैनेज करेंगे। हु द हेल आर यू? तो ये उनसे क्वेश्चन पूछा गया, इसका कोई जवाब नहीं था। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब अफगान वॉर बिगिनिंग हुई 1839 में, उसके पहले एक चीज़ हो जाती है। वो क्या होती है? 1837 में मैंने आपको बोला था हेरात में रशिया के कहने पर पर्शिया ने हेरात को कंट्रोल किया, अफगानों की मदद कर दी ब्रिटिशर्स ने और हेरात कंट्रोल में आ गया। लेकिन उसी समय में अग्रीमेंट साइन हो चुका था ब्रिटेन और रशिया के बीच में कि अभी फर्दर कोई किसी तरह की एक्टिविटी नहीं की जाएगी, स्टेटस को मेंटेन होगा। ये मैसेज कन्वे हो चुका था ऑकलैंड को भी और सबको। तो ये अनवारंटेड था कि इसके बावजूद भी आप अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को कंटिन्यू